नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की, जो कि एक साथ दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। ये उन दोस्तों का ग्रुप था जो कि शुरू में आपस में लड़ाई झगड़े करने के बाद आज की डेट में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। इनके टीम में एक लड़का था जिसका नाम था शुभम। उस लड़के को टीम में कुछ लड़के बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके स्टेटस के लायक नहीं था। मतलब बाकी के बच्चे काफ़ी रईस घरों के बच्चे थे, लेकिन शुभम जो था वो काफ़ी निचले वर्ग के घर से आता था, जिसके घर में पैसे की काफ़ी तंगी थी, लेकिन वो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इसलिए वो स्कॉलरशिप लेकर इन बच्चों के साथ उनके कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसे ग्रुप में रखने का रीज़न कुछ दोस्त थे जो कि उसकी पढ़ाई से काफ़ी फ़ायदा उठाते थे। वो उससे अपना होमवर्क वगैरह कराया करते और उनके लिए जो भी सबसे मुश्किल चीज़ होती थी, वो शुभम चुटकियों में उनकी मुश्किलों को सॉल्व करके उनको वो चीज़ें बहुत आसानी से समझा और पढ़ा दिया करता था। शुभम काफ़ी सीधा साधा और बहुत ही अच्छा लड़का था, जो बिना कुछ सोचे समझे हर किसी की मदद कर दिया करता था। उसके मन में किसी भी तरह का कोई भी छल कपट बिल्कुल नहीं था। एक बार कॉलेज में बहुत बड़े लेवल पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें सारे बच्चों में जिसमें भी जो भी प्रतिभा थी, सब अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए बढ़ चढ़ के सबने भाग लिया था। उसमें शुभम ने भी भाग लिया था। शुभम के अंदर पढ़ाई के साथ साथ एक और गुण भी था, पता नहीं कैसे, लेकिन बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखे हुए भी कुछ ही घंटों में उस इंस्ट्रूमेंट पे बहुत अच्छे से बजाते हुए वो गाना भी बहुत अच्छा गा लेता था। उसने अपनी इसी प्रतिभा को दिखाने के लिए उस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस कार्यक्रम का फाइनल्स जो भी होने वाला था, वो दूसरे शहर में होने वाला था। 3 दिन तक ये प्रोग्राम उनके कॉलेज में चलने के बाद जो बच्चे फाइनल्स में गए थे, उन सारे बच्चों को उस दूसरे शहर में जाकर अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना था। उस फाइनल राउंड के लिए शुभम भी चुना गया था और किस्मत से उसके ग्रुप के सारे दोस्त भी चुने गए थे। और अब इन लोगों को कल अपने कॉलेज की तरफ से उस दूसरे शहर में भेजा जा रहा था। सारे दोस्त एक साथ बस में बैठकर उस दूसरे शहर के लिए निकल गए थे। उन दोस्तों ने उस शहर के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन की थी और कुछ दोस्तों को उस शहर के बारे में कुछ अच्छी बातें पता नहीं चली थी। उसके ग्रुप में से कुछ लड़के ऐसे थे जो कि काफ़ी डरपोक भी थे। उन्हें इन चीज़ों से, मतलब जो भी इस तरह की बुरी शक्तियाँ होती हैं, उनसे काफ़ी डर लगता था। लेकिन शुभम, उसे इन चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो काफ़ी निडर था। वह के निकले हुए बच्चे शाम तक उस शहर में पहुंच गए थे। उनके लिए पहले से ही एक गेस्ट हाउस में रहने, खाने पीने और बाकी सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया गया था। उन्हें जहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जाना था, वो एक छोटा सा स्टेडियम था, जो कि उनके गेस्ट हाउस से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। और अगली सुबह उन सबको तैयार होकर
वहाँ पर जाना था। काफ़ी बच्चे थे जो कि आज की रात दूसरे शहर में एंजॉय करना चाहते थे और कुछ बच्चे थे जो थके हुए थे और वो सोना चाहते थे। लेकिन ज़्यादा बच्चों ने ये कहा कि उन्हें सोना नहीं है, सोने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है। आज जो वो यहाँ पर आए हैं तो उन्हें यहाँ पर रात भर एंजॉय करना है। बाकी के बच्चों ने भी उन बच्चों की बातों में हामी भर दी। उन सब ने खाना पीना खाने के बाद पहले डिसाइड किया कि वो अब थोड़ी दूर वॉक के लिए जाएंगे और उस शहर को देखेंगे। ये सोचकर सारे बच्चे एक साथ घूमने के लिए निकल गए। जब वो बच्चे घूमने के लिए निकले तो उनके इस गेस्ट हाउस से थोड़ी ही दूरी पर एक शमशान भूमि थी और उस शमशान भूमि से लगकर वहाँ पर एक छोटी सी नदी भी थी। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के वॉचमैन ने उन बच्चों को डांटना शुरू किया कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? यहाँ दिन में भी लोग आने से हिचकिचाते हैं और तुम लोग क्या सोचकर यहाँ पर इतनी रात को चले आए? बच्चों ने कहा, हम इस शहर में नए हैं और हम सिर्फ आज रात के लिए रुके हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर शहर देखने के लिए आए हैं। वॉचमैन ने बताया, शहर अगर देखना है तो दूसरी तरफ जाओ, यहाँ तुम बच्चों का कोई काम नहीं है और ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो तुम लोग यहाँ से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तभी उसमें से एक बच्चे की नज़र उस नदी की तरफ पड़ गई। वहाँ पर उसने देखा काफ़ी सारे लोग आग के घेरे के किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठकर कुछ कर रहे हैं। उसने तुरंत वॉचमैन से उस तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा कि वो लोग कौन हैं और आप उनको क्यों नहीं भगाते हैं? वो लोग तो वहाँ बड़े मज़े से आग जला करके बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आए, तो आप हम लोग को इतना डांट रहे हैं क्यों? वो लोग इस शहर के हैं इसलिए आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे और हम लोग बाहर से आए हैं तो हम लोग को इतना गंदे से डांट रहे हैं। वॉचमैन ने तुरंत कहा, देखो फालतू की बातें मत करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम लोग मत सिखाओ, बस तुम लोग को जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ और यहाँ पर जो भी देखा है उसके बारे में किसी को कुछ भी बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे वहाँ पर अपना तर्क देते देते अब थक चुके थे और उनमें बहस करने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार सबने फैसला किया कि वो वापस से अपने गेस्ट हाउस की तरफ चले जाएंगे। सारे बच्चों ने वही किया, लेकिन उस ग्रुप में से 2 बच्चे थे जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल बच्चे थे। वो अगर किसी काम के लिए मना कर दिए जाए तो उनके लिए वो काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता था। और जैसा कि वॉचमैन ने मना कर दिया और उन्होंने उन सारे लोगों को वहाँ पर बैठकर जो भी करते हुए देखा, अब उनको ये जानना था कि वो कौन लोग हैं और वो वहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो दोनों वहाँ पर वापस अकेले जाना नहीं चाहते थे। उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा था, तो उन्हें 1-2 लड़के अपने साथ और चाहिए थे। उन्हें पता था कि उनके ग्रुप में से शुभम ही ऐसा है जो कि किसी को किसी भी बात के लिए कभी भी मना नहीं करता है और उसे डर भी नहीं लगता है। फिर क्या था, वो तुरंत शुभम के पास पहुंच गए और शुभम को अपनी बातों में फंसा लिया। शुभम भी बेचारा तैयार हो गया और उसने कहा, ठीक है चलो जाते हैं, वैसे भी मुझे भी आज नींद नहीं आ रही है। फिर वो तीनों सबसे छुपते छुपाते वापस से उसी जगह पर पहुंच गए और अब इस बार उनको पता था कि वॉचमैन कहाँ बैठा होगा, इसलिए वो पहले से ही सारा एहतियात बरतते हुए वॉचमैन से छुपते छुपाते उन लोगों के पास तक जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन शमशान में घुसने के लिए उन्हें काफ़ी ऊंची बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ता और उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए इन बच्चों ने सारा जुगाड़ लगा दिया और फाइनली ये लोग उस बाउंड्री को खुद तो पहले क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने शुभम को जैसे तैसे चढ़ा दिया
ताकि शुभम जाए और जाकर वहाँ पर देख कर आए कि ये लोग कौन हैं और वो क्या कर रहे हैं। शुभम भी वहाँ पर पहुँच गया और धीरे धीरे दबे पाँव से वहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसने देखा कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो सारे के सारे अघोरी थे, जो कि शायद किसी तंत्र शक्ति का साधना कर रहे थे या फिर कोई प्रयोग कर रहे थे, जिसमें कि वो जिस तरीके से जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, नदी के पास का पूरा माहौल उनके मंत्रों के गूंज से थर्रा रहा था। उनकी आवाज़ बहुत ही भारी और भयानक लग रही थी। उनकी वेशभूषा भी वैसी ही थी। आज से पहले शुभम ने सिर्फ अघोरियों के बारे में सुन रखा था या थोड़ा बहुत कहीं किताबों में पढ़ा था, लेकिन उनकी वेशभूषा को देखकर उनको समझना कि वो कौन है इतना भी मुश्किल नहीं था। उन सबको इस तरीके से तंत्र पूजा करते हुए देखकर शुभम को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि शायद इस वक्त उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस चीज़ ने उसे बांध रखा था। शुभम खुद को वहाँ से चाह कर भी वापस नहीं ले जा पा रहा था। शुभम लग रहा था जैसे किसी शक्ति से वहाँ पर बंध गया है और वो उनकी साधना को एक टक से बस देखते ही जा रहा था। वहाँ पर जहाँ वो खड़ा था वो एक पेड़ की आड़ में छुपकर खड़ा था और वो पेड़ किसी और चीज़ का नहीं, एक पीपल का पेड़ था जो कि काफ़ी सालों पुराना था। और पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि उसमें से किसी एक तांत्रिक की नज़र उस पर पड़ रही है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की तरफ खिसकाने लगा। जब वो अपने पैर पीछे की तरफ खिसका रहा था तो वहीं पीपल के पेड़ के पास शायद कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, जिस पर बिना देखे हुए शुभम का पैर चला गया। और जब उसने अंधेरे में देखने के लिए कि कौन सी चीज़ पर उसका पैर गया है तो उसके हाथों में हड्डी आ गई। जब वो हड्डी उसके हाथ में आई तो लगा जैसे उसको होश आ गया हो। वो तुरंत उस हड्डी को हाथ में पकड़े पकड़े ही वहाँ से तेजी से वापस भागने लगा। जब वो वापस भाग रहा था तब उसे वो हड्डी वहीं पर छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं शायद वो डर गया था या वो बेसुध हो गया था या वो किसी चीज़ के वश में आ चुका था और वो हड्डी भी वो अपने साथ ही लेते हुए चला आया। ऐसा मैंने आपको पहले भी एक कहानी में बताया था। कभी भी इस तरह की कोई शक्तियाँ अगर किसी चीज़ की पूजा या कोई टोटका कर रही हो तो उन चीज़ों को ऐसे कभी भी ना तो देखना चाहिए और ना ही उसमें किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। और यहाँ तो शुभम पूरा का पूरा शमशान में, वो भी रात को जाकर अघोरियों की क्रिया को देख कर आया था, तो ये चीज़ें ऐसे ही तो नहीं ठीक होने वाली थी। लेकिन शुभम अभी इन चीज़ों को नहीं समझ पाया था। ये बात ना तो शुभम ने ध्यान दी और ना ही उसके दोस्तों ने। उस शमशान की बाउंड्री काफ़ी ऊंची थी, लेकिन पता नहीं कैसे शुभम अपने आप बहुत आसानी से उस बाउंड्री पे चढ़कर इस पार वापस आ गया और अभी भी उसके हाथ में वो हड्डी थी। उसके दोस्तों ने जब वो हड्डी उसके हाथ में देखी तो उन्होंने उससे सवाल पूछना शुरू किया। अरे पागल, तेरे को तो हम लोगों ने वो देखने के लिए भेजा था कि वहाँ पे वो लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, ये क्या तू उठा कर लाया है शमशान से हड्डी, पागल कहीं का, ये कौन करता है और ये तू क्यों लेके आया है। शुभम उनकी बातें सिर्फ सुन रहा था, वो किसी भी चीज़ का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। उसने बस इतना ही कहा, मुझे मेरे कमरे में जाना है, मुझे वहाँ तक लेकर चलो। और उसके दोस्त उसे गेस्ट हाउस तक ले आए और उसे लाकर उसके कमरे में सुला दिया। वो
सो तो गया था लेकिन नींद उसे आ नहीं रही थी और वो हड्डी अभी भी उसी के पास थी। उसके दोस्तों ने उससे कई बार बोला रास्ते में कि वो हड्डी वो फेंक दे, लेकिन शुभम उस हड्डी को फेंक ही नहीं रहा था। पता नहीं, जैसे उस हड्डी से उसका कोई जुड़ाव हो गया था। फिर शुभम रात भर बैठकर अजीब सी हरकतें अपने कमरे में अकेले में कर रहा था और बार बार किसी से बातें कर रहा था, किसी से सवाल कर रहा था और किसी के सवालों का जवाब दे रहा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी क्योंकि शुभम अपने कमरे में अकेला ही था। अगले दिन सुबह सबको उठकर वहाँ स्टेडियम में पहुँचना था। सारे लोग उठकर तैयार हो चुके थे, लेकिन शुभम के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। दोस्तों ने उसके कमरे का दरवाज़ा तेज़ तेज़ बजाना शुरू किया और बहुत देर तक वो दरवाज़ा बजाने के बाद उसने दरवाज़ा खोला। वो तैयार तो हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही अलग वेशभूषा में तैयार हुआ था। कैसे और ये कपड़े उसके पास कहाँ से आए, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। सारे लोग उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सबके साथ ना जाकर अकेले ही स्टेडियम जाने के लिए बोलने लगा। दोस्तों ने और जो 2 टीचर आए थे उन्होंने मना तो किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने यही कहा, आप लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। और वो सबको झूठ बोलकर उसी शमशान में पहुंच गया। सुबह भी जब वो उस शमशान में पहुंचा तो वहाँ पर वो रात का वॉचमैन अभी भी था। उस वॉचमैन का वहीं पर एक छोटा सा घर था जिसमें वो दिन भर रहकर अपने घर के काम करते हुए दरबानी किया करता था और रात को चेयर पर बैठकर दरबानी करता था। उसने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। उसने उस पर चीखते हुए कहा, तुम यहाँ पर फिर से आ गए? तुम बच्चों को एक बार में कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? और भी काफ़ी सारी बातें उस वॉचमैन ने शुभम को कही, लेकिन शुभम ने किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और गुस्से से धक्का देते हुए वहाँ का गेट खोल दिया। उसके एक ही बार से वो गेट तुरंत चरमराते हुए खुल गया। वो शमशान के अंदर दाखिल हो चुका था और उसने उस वॉचमैन को जिस तरीके से घूरा, वॉचमैन को कहीं ना कहीं कुछ बात समझ में आ चुकी थी। उसे ये महसूस हो गया था कि शायद कुछ ऐसा हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अब वो शुभम के पास से हट चुका था, लेकिन उसे ये बात बहुत अटपटी लग रही थी कि उसके मना करने के बाद भी शुभम के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसने शुभम को गौर से देखा तो शुभम वही हड्डी लेकर शमशान के अंदर आया था और वो शमशान के अंदर पहुंच गया, वहीं उसी पेड़ के पास जहां वो कल रात में खड़ा था। वहां पहुंचने के बाद उसने पीपल के पेड़ के जड़ के पास थोड़ी खुदाई की और उस हड्डी को वहां पर दफना दिया और धीरे धीरे चलता हुआ उसी नदी के किनारे पर वहीं पहुंच गया जहां पर रात में वो अघोरी पूजा कर रहे थे। और वहां पर कुछ टुकड़े या उनके पूजा पाठ के बाद जो भोग उन्होंने चढ़ाया था, वो भोग की चीज़ें, मांस, ये सब रखा हुआ था। शुभम वहाँ पर आराम से पालथी मारकर बैठ गया और उसके बाद वहाँ की सारी चीज़ें ज़मीन से उठाकर दोनों हाथों से खाने लगा। ये देखते ही तुरंत वॉचमैन को समझ में आ गया कि जैसा वो समझ रहा है वैसा ही कुछ इस बच्चे के साथ हो चुका है। अब वो करता तो क्या करता, लेकिन उसने शुभम के सामने जाना अभी तो बिल्कुल भी सही नहीं समझा। और उधर स्टेडियम में सारे बच्चे बारी बारी अपना
परफॉर्मेंस दे चुके थे और सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस शुभम को देना था। शुभम का नाम कई बार पुकारा गया। लास्ट में जब उसके साथ जो टीचर्स आए थे उन्होंने वहाँ पे शुभम को नहीं पाया, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट करवा दी कि शुभम की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो इस कंपटीशन में नहीं पार्ट ले पाएगा और जो भी लास्ट का कैंडिडेट बचा हुआ था उसकी परफॉर्मेंस कराने के बाद अवार्ड वगैरह सब कुछ जो भी जीते थे और उनको उनकी मेहनत के हिसाब से दे दिया गया। सारा प्रोग्राम सुबह से लेकर करीब रात के 8:30 बजे तक चला था। अब 9:30 बज चुके थे। सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे और काफ़ी रात होने के वजह से उन्होंने आज डिसाइड किया कि वो आज यहीं पर रुककर कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रोग्राम इतना लंबा जाएगा। फिर सारे लोग वहाँ पर रुके हुए थे। टीचर्स और कुछ बच्चे शुभम को उसके कमरे में देखने के लिए गए, लेकिन जब वो वहाँ पर शुभम को ढूंढने के लिए गए तो शुभम वहाँ पर नहीं था। अब किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो वो अपने कमरे में क्यों नहीं है। वो 2 बच्चे जो शुभम को वहाँ पर लेकर गए थे और उसके बाद से शुभम की ऐसी हालत हुई थी, वो अगर शायद उस समय सबको सच्चाई बता देते तो शुभम अभी मिल जाता और ठीक हो जाता। लेकिन किसी ने भी डर के मारे ये बात टीचर्स को नहीं बताई। वो दोनों बच्चे आपस में ही ये बातें कर रहे थे कि कल से ही शुभम अजीब सी हरकतें कर रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। लेकिन दूसरे ने कहा तू चुप हो जा यार, फालतू में अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों पिस जाएंगे इसमें। वैसे भी हमने क्या किया, हम तो बस उसे वहाँ लेकर गए थे, हमने बोला उसे अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी, और अंदर गया तो गया, वो पता नहीं कहाँ से अजीब सी हड्डी लेकर आ गया और घूम रहा था। इतना कहकर वो पलटे ही होंगे कि उनके पीछे शुभम खड़ा था और वो अजीब सी तरीके से 2 आवाज़ों में हंसता हुआ बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे वहाँ लेकर गए थे? मैंने तुम लोगों को वहाँ बुलाया था क्योंकि मुझे इस नए शरीर की ज़रूरत थी। मैं काफ़ी दिनों से भूखा था। शुभम को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर उन दोनों लड़कों की जान हलक में आ गई, क्योंकि वैसे भी वो डरपोक तो थे ही। वो तुरंत भागते हुए टीचर के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, सर शुभम आ तो गया है लेकिन वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है। अगर वो बीमार है तो वो पता नहीं किस तरह की बीमारी है उसकी, वो उसके गले से ना 2 तरह की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ही भारी आवाज़ आ रही है, आप कुछ कीजिए, चलिए चलिए हमारे साथ। ये सुनकर टीचर्स भी भागते हुए उन बच्चों के साथ वहीं पर पहुंच गए जहां उन्होंने बताया था कि शुभम खड़ा है। लेकिन उनके वहां पहुंचने पर शुभम वहां नहीं था और बाद में जब उसे ढूंढा गया तो वो अपने कमरे में चुपचाप जाकर लेटा हुआ था। जब टीचर्स उसके कमरे में पहुंचे तो वो बहुत अजीब तरीके से शायद कोई मंत्र बुदबुदा रहा था और जब टीचर्स ने उसको आवाज़ लगाई उसने पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर एक टीचर उसके नज़दीक गए और उन्होंने उसको हाथ लगाते हुए कहा, शुभम क्या हुआ है तुझे? तेरी तबीयत कैसी है अभी? कोई दवाई चाहिए क्या? इतने पे शुभम एक झटके से उठकर अपने बेड पर इतनी तेज़ी से बैठा जैसे शायद नॉर्मल इंसान कभी नहीं बैठ सकते हैं। ये देखकर दोनों टीचर्स और वो लड़के काफ़ी दूर पीछे हट गए और उन्होंने शुभम को गौर से देखना शुरू किया। शुभम बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर दिख रहा था। वो अजीब से ही तरीके से बैठकर अजीब से मंत्र बुदबुदा रहा था। उसके मुंह के आसपास शायद सूखा हुआ खून लगा हुआ था। ये देखकर टीचर्स को काफ़ी अजीब लगा। टीचर्स ने जब शुभम के पास जाकर
उससे बात करने की कोशिश की। शुभम ने एक हाथ से एक टीचर को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो लगभग कमरे की दरवाजे तक उछल कर गिर गया। इतनी ताकत एक बच्चे में कैसे आ सकती है? ये बात टीचर्स को काफ़ी अजीब लगी और टीचर ने अब इन दोनों लड़कों पर जोर बनाना शुरू किया और इन दोनों लड़कों के साथ शुभम के पूरे ग्रुप के बच्चों को उन्होंने अलग से कमरे में बुलाकर धमकियां देना शुरू किया कि बताओ तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसके वजह से शुभम की ऐसी हालत हो गई है। आखिरकार वो दोनों बच्चे टूट गए और उन्होंने सारी सच्चाई टीचर्स को बता दी। जैसे ही ये बात टीचर्स ने सुनी, टीचर्स को भी ये समझते देर नहीं लगी कि हो सकता है कि शमशान में जाने की वजह से शुभम के ऊपर कोई बुरा साया आ चुका है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंसान की हरकतें ऐसी नहीं होती हैं, उसमें ताकत ऐसी नहीं होती है। और इधर शुभम बार बार बुरी तरीके से अपने सारे बैग्स और पूरे कमरे को अलग तरीके से छान रहा था, जैसे वो वहाँ कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे वो चीज़ मिल नहीं रही थी। वो तुरंत वहाँ के खाने की जगह पर मतलब किचन में पहुँच गया। वहाँ पर भी उसने चीज़ें ढूंढना शुरू किया। जब उसे वो चीज़ मिल गई, वो ज़मीन पर बैठकर दोनों हाथों से पूरी की पूरी मिठाई खा रहा था। वो जितनी मिठाई थी वो सारे बच्चों के लिए बनाई गई थी और कोई भी एक नॉर्मल इंसान उस पूरी मिठाई को नहीं खा सकता था। लेकिन शुभम ने मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर करीब करीब 20 केजी मिठाई खाकर ख़त्म कर दी थी और अभी भी लग रहा था जैसे उसकी भूख नहीं मिटी हो। वो खाने पीने की और चीज़ें ढूंढने लगा। उसे उसके हिसाब की जो भी चीज़ें वहाँ पर मिली वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खाता चला गया। उसे अब ढूंढते ढूंढते वहाँ पर एक टीचर पहुँच चुके थे। उन्होंने जैसे ही शुभम को ऐसी हरकतें करते हुए देखा, उनका शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था, क्योंकि इस टीचर के जानने में उन्होंने एक बार ऐसी शक्ति का ऐसा ही तांडव पहले भी देखा था। हाँ, लेकिन उस वक्त इन चीज़ों से निपटने के लिए उनके दादाजी उनके साथ थे। अब ये टीचर अच्छे से जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। वो तुरंत भागते हुए उस दूसरे टीचर के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बातें उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये टीचर इन सारी बातों में नहीं मानते थे। उनका यही कहना था कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होगी, वो ठीक हो जाएगा। आप जो ये बातें कर रहे हैं बाकी बच्चे सुन के डर जाएंगे। फिर दूसरे टीचर ने कहा, देखिए आप मेरी बात मानिए या मत मानिए, लेकिन मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ, मुझे पता है। उन्होंने अभी भी जो किचन में देखा था वो सारी बातें इस टीचर को बता दी। ये सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, हो सकता है दिन भर से कुछ नहीं खाया होगा, तो अभी उसको ज़्यादा भूख लगी है इसलिए वो खा रहा है। लेकिन ये बात वो मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ उस बच्चे के साथ हो चुका है। फिर इस टीचर ने, जो इन बातों में मानते थे, वो खींचकर दूसरे टीचर को शुभम के पास लेकर गए। अब शुभम की हरकतें पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। शुभम अजीब तरीके से हंस रहा था और वो खुद को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुका था। जैसे उसने खुद के पैर टेढ़े कर दिए थे और वो ज़मीन पर घसीट घसीट कर चल रहा था। ज़मीन पर जो भी मिठाई के टुकड़े गिरे हुए थे उन्हें जीभ लगाकर चाटे जा रहा था और चिल्ला चिल्ला कर और मिठाई की डिमांड कर रहा था। ये चीज़ें देखने के बाद अब थोड़ा डर तो इनको भी लगने लगा।
फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आपको जो लगता है वो कीजिए, बताइए क्या करना है, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताइए। उन्होंने कहा, नहीं, अभी सबसे पहले हम लोग को किसी भी तरीके से उसे यहीं हॉस्टल में रोक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जैसे ही 12 बजे वो अपनी जगह पर पहुंचने की कोशिश करेगा, और यहाँ आसपास अगर कोई भी मंदिर है तो हमें तुरंत उस मंदिर के पुजारी जी को यहाँ बुलाकर लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हाँ देखा तो था, यहाँ से निकलते ही वो राइट साइड में एक मंदिर है ना देवी जी का, वो बस से जाते हुए दिखाई दिया था, याद है घंटियाँ बज रही थी, बच्चे कुछ कुछ प्रणाम कर रहे थे। तब इस टीचर को ध्यान में आया कि हाँ, वहाँ एक माता रानी का मंदिर है। वो तुरंत इन टीचर को शुभम का ख्याल रखने के लिए बोलकर भागते हुए पैदल ही वहाँ मंदिर के पास पहुँच गए। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुँचे, सारा कुछ पूजा पाठ आरती भोग होने के बाद पंडित जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की तरफ निकल ही रहे थे, और इनको ऐसे वहाँ पर भागता हुआ देखकर पंडित जी ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे भागते हुए आ रहे हो, तुम ठीक तो हो? फिर इन्होंने सांस में सांस लेते हुए, थोड़ा खुद को संभालते हुए पंडित जी को सारी बातें बता दी। पंडित जी तुरंत समझ गए और उन्होंने ये भी बताया कि वो शमशान वहाँ पर अब बहुत सालों से क्रियाकर्म का काम बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर रात में अघोरी लोग अपनी सिद्धियाँ करने के लिए आते हैं, और उस जगह पर जाना मतलब मौत को खुद बुलावा देना है। अगर सच में ऐसा हुआ है तो मुझे जल्द से जल्द चलकर उस बच्चे को देखना पड़ेगा। अगर वो अभी तक बचा हुआ है तो हो सकता है कि जल्दी ही उसकी मृत्यु भी हो जाए, या फिर तुम में से किसी और पर भी उसका प्रभाव हो जाए। ये बात सुनते ही टीचर ने तुरंत कहा, हाँ मुझे भी यही डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप प्लीज़ चलिए मेरे साथ, जल्दी ही चलिए। फिर पंडित जी ने कहा, बेटा मुझे थोड़ा देर टाइम दो, मैं मेरे घर से जाकर सारी सामग्री लेकर आता हूँ, क्योंकि उन क्रियाओं को करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर पंडित जी ने मंदिर के पट बंद करने के बाद भी दोबारा से मंदिर के पट खोले और माता रानी के चरणों में चढ़ाया हुआ सिंदूर और भी कोई एक चीज़ वहाँ से उठाई और उठाकर एक थैले में डाली, और अपने घर से बाकी की चीज़ें लीं और उनके साथ वहाँ जाने के लिए निकल गए। वो जैसे ही वहाँ पर शुभम के पास पहुँचे, शुभम की हालत पहले से ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। शुभम खुद को अधमरा तो कर ही चुका था, लेकिन अब वो दूसरों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। उसने 2 बच्चों को काफ़ी चोटें पहुँचा दी थी, इसलिए अब उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। कमरे से अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थीं। पंडित जी वहाँ जैसे ही पहुँचे, उस टीचर ने तुरंत भागकर पंडित जी के आगे हाथ जोड़े और उनसे विनती करते हुए बोला, पंडित जी हमें नहीं पता ये कौन सी मुसीबत आ गई है यहाँ पर, ये देखिए इन बच्चों को भी किस तरीके से उसने नुकसान पहुँचाया है, कैसे राक्षसों की तरह इन बच्चों को नोच खाया है उसने, और खुद को वो जितनी तकलीफ़ दे रहा है उसके मुंह से एक आ तक नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या हो गया है, अब आप ही देखिए, आप ही ठीक कीजिए। पंडित जी ने उनको शांत किया और कहा, आप सब यहाँ से दूर ही रहना, चाहे जैसे भी आवाज़ें आए, हो सकता है कि आपको उसी बच्चे की चीखने चिल्लाने की और मदद मांगने की आवाज़ें आएंगी, लेकिन आप में से कोई भी यहाँ पर बिल्कुल मत आना। और फिर पंडित जी उस कमरे को खोलकर उसके अंदर चले गए। जैसे ही वो उस कमरे में पहुँचे, अंदर से सच में शुभम की चीखने चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन जैसा कि पंडित जी पहले से समझा कर गए थे,
पंडित जी के समझाने की वजह से सारे लोग उस कमरे से दूर होकर इंतज़ार कर रहे थे कि तक पंडित जी बाहर नहीं आएंगे, कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर थोड़ा खून बहता हुआ उन सारे लोगों को दिखाई दिया, लेकिन कोई भी उस दरवाजे के पास नहीं पहुंचा। काफ़ी देर तक काफ़ी पूजा पाठ मंत्र जाप सबकी आवाज़ें आने के बाद लगभग 2 बजे रात को पंडित जी ने जब दरवाज़ा खोला तो शुभम बेहोश होकर वहाँ अपने बेड पर गिरा हुआ था और पंडित जी को भी बहुत सारी चोटें लग चुकी थी। ये खून पंडित जी का ही दरवाजे के बाहर आया था। पंडित जी काफ़ी घायल अवस्था में उस कमरे से बाहर आए और उन्होंने तुरंत एक लाल रंग की पोटली एक टीचर को देते हुए कहा, किसी भी हालत में इसे अभी के अभी उस शमशान में ले जाकर फेंक दो, वरना ये बच्चा शायद कल की सुबह देख नहीं पाएगा। उस टीचर ने वैसा ही किया और पंडित जी ने ये भी बताया था कि जब तुम ये हड्डी फेंक कर आने लगोगे तब तुम्हें हो सकता है कि ऐसी कुछ आवाज़ें सुनाई दे जिससे कि तुम पीछे पलट कर देखो, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो वो आत्मा शुभम की शरीर को छोड़कर तुम्हारे शरीर को अपने साथ लेकर चली जाएगी। टीचर ने बिल्कुल वैसा ही किया और वो तुरंत उस हड्डी को फेंक कर वापस आ गए। और जब सारी क्रियाएं हो चुकी थीं तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अब एक काम करना, कल सुबह आरती के वक्त इस बच्चे को मंदिर में लेकर आओ। अभी तो इसके सर से मुसीबत टल चुकी है, लेकिन बाकी की जो भी क्रिया है वो मैं माता रानी के सामने बैठकर करवाऊंगा। ये बात सुनकर टीचर ने वैसा ही किया। अगली सुबह तक शुभम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हाँ, उसको जो भी चोटें लगी थी या उसके जो दोनों पैर को उलटने के वजह से उसकी हड्डी टूट चुकी थी, वो चलने के लायक नहीं था। तो टीचर ने व्हील चेयर या कुछ ऐसा जिससे कि उसे वहाँ तक ले जाया जा सके इंतज़ाम करके उसे जैसे तैसे मंदिर तक पहुंचा दिया। और वहाँ पर माता रानी के सामने आरती पूजा भोग सब होने के बाद पंडित जी ने एक अलग से हवन का आयोजन किया था। उस हवन में शुभम के हाथ से आहुति डलवाई गई और शुभम के हाथ से ही माता रानी को श्रृंगार का सामान और चुनरी चढ़वाई गई। उसके बाद पंडित जी ने ये बात कही कि जो भी ये शुक्रवार आने वाला है, इस एक शुक्रवार को एक मंत्र दिया। उस मंत्र का जाप शुभम को कम से कम 108 बार करना पड़ेगा और माता रानी के आगे दिया लगाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो मुसीबत दोबारा इस बच्चे के पास आ जाए, क्योंकि वो बहुत ही उग्र शक्ति थी जिसको काफ़ी सालों के बाद एक बच्चे का शरीर मिला था और इतना जवान शरीर उसे बहुत पसंद आ गया था। तो मैंने बहुत मुश्किल से उसे इसके शरीर से निकाल तो दिया है, लेकिन वो अभी फिराक में है, क्योंकि शुभम का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और माता रानी के जाप से ही उसके अंदर ये शक्ति आएगी कि वो इन चीज़ों को खुद से दूर रख सके। और शुभम को एक माता रानी का लॉकेट पहना दिया। फिर शुभम ने जो भी पंडित जी ने बताया था वो चीज़ें वैसे ही की। कुछ दिन में शुभम का पैर भी ठीक हो गया। और इतना सब देखने के बाद सारे टीचर्स को और बच्चों को बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति दोनों पर पूरी तरह से यकीन हो गया। लेकिन
उसके बाद कभी भी शुभम के ज़िंदगी में ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। आज शुभम एक बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छे पोजीशन पर है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आपको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।